दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसी जंग को जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे, जहां हर मुल्क एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में खड़ा हो और करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे तबाहकुन हकीकत है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मगर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर तक ले गई। इस वीडियो में हम जंग की शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ देखेंगे, तो रेडी हो जाएं एक ऐसी जर्नी के लिए जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चली, दुनिया के सबसे तबाहकुन कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक थी। अगर इस जंग का बैकग्राउंड देखा जाए तो यूरोप उस वक्त दो बड़े मिलिट्री अलायंसेस में बटा हुआ था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटांट। ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, और ट्रिपल एंटांट में था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ये अलायंसेस शुरू में तो पीस के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में यही ग्रुपिंग जंग का सबब बन गई। और फिर हुआ यूं कि देखते ही देखते हर मुल्क अपने अलाइज की मदद के लिए इस जंग में उतर आया। उस वक्त की कॉलोनियल पावर्स जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस अपने एम्पायर्स को बढ़ा रहे थे, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी नई टेरिटरीज के लिए कम्पीट कर रही थी। और दोस्तों यही कंपटीशन यूरोप के अंदर टेंशन्स को बढ़ावा दे रहा था। मिलिटरिज्म यानी अपनी मिलिट्री को बढ़ाना उस वक्त का एक मेजर ट्रेंड था। हर मुल्क अपनी आर्मीज और नेवीज को मॉडर्नाइज कर रहा था और ये आर्म्स रेस टेंशन को और बढ़ा रही थी। और इसके साथ साथ नेशनलिज्म यानी अपनी कौम के लिए एक्सट्रीम लॉयल्टी भी एक बड़ा फैक्टर था। बाल्कन्स, जिसको यूरोप का पाउडर केक कहा जाता था, वहाँ छोटी कौमें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, जबकि बड़ी पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुई तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इस जंग की शुरुआत एक असैसिनेशन की वजह से हुई थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को बोस्निया के शहर साराहेवो में एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने कत्ल कर दिया था। ये कत्ल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने प्लान किया था जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ थी। इस असैसिनेशन ने एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया, जहां ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बाकी मुल्क अपने अलायंसेस की वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचते चले आए। और फिर हुआ यूं कि दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी था और सर्बिया के साथ रशिया, और फिर रशिया के साथ फ्रांस और ब्रिटेन। ये सब मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसीज और डिफेंसिव पैक्ट्स की वजह से जंग में कूद पड़े और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर बन गया। और फिर हुआ यूं कि सर्बिया का दोस्त रशिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ खड़ा हो गया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया। जर्मनी ने एक स्ट्रेटजी बनाई, लाइफन प्लान, जिसका मकसद ये था कि पहले फ्रांस को हराया जाए और फिर रशिया की तरफ देखा जाए। जर्मनी ने बेल्जियम के थ्रू फ्रांस पर अटैक किया, जो ब्रिटेन को जंग में ले आया, क्योंकि ब्रिटेन ने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को डिफेंड करना था। तो दोस्तों ये प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि जर्मनी को फ्रांस और रशिया दोनों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी, जिसको टू फ्रंट वॉर कहा जाता है। और इसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 में दो फ्रंट्स बन गए, एक ईस्टर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट। और वर्ल्ड वॉर 1 की मशहूर ट्रेंच वॉरफेयर भी वेस्टर्न फ्रंट पर हुई। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हजारों किलोमीटर लंबी खुदाई हुई, जिसको कहते थे ट्रेंचेस, जहां दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया। वेस्टर्न फ्रंट पे होने वाली जंग इतनी मीनिंगलेस थी कि यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन लाखों लोग मर गए। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेलमेट की सिचुएशन, जहां दोनों साइड्स आपस में मुकाबला तो करें लेकिन कोई प्रोग्रेस ना हो। ये एक स्टैटिक और बहुत ही खौफनाक तरह की जंग थी, जहां हर वक्त बॉम्बिंग और केमिकल अटैक्स होते रहते थे। इसके साथ साथ 1915 में बैटल ऑफ गैलीपोली हुई, जिसमें एलाइज ने ऑटोमन एम्पायर को हराने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इसके
इसके साथ साथ 1916 में बैटल ऑफ वर्डन और बैटल ऑफ सोम भी हुई। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ अटैक किया, मगर इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर इस जंग में एक ट्विस्ट आता है। जब तक साल 1917 आया, वर्ल्ड वॉर 1 को 2 साल गुजर चुके थे और यूरोप की ज्यादातर फोर्सेस थक चुकी थी। और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री ने जंग का बैलेंस बदल दिया। लेकिन अमेरिका इस जंग में कैसे शामिल हुआ? तो दोस्तों, इस बात को समझते हैं कि जर्मनी ने अपनी सबमरीन्स यानी कि यू बोट्स के जरिए एलाइड शिप्स को डुबाना शुरू कर दिया था। 1915 में ब्रिटिश पैसेंजर शिप लुजिटेनिया को टॉर्पीडो कर दिया गया, जिसमें 128 अमेरिकन भी मर गए। ये बात अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ जर्मनी ने मेक्सिको को एक सीक्रेट मैसेज भी भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर मेक्सिको अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करे और जर्मनी जीत जाए तो वो मेक्सिको को उसके छीने गए एरियाज जैसे कि टेक्सास, एरिजोना, न्यू मेक्सिको को वापस कर देगा। लेकिन फिर ट्विस्ट ये आता है कि अमेरिका इस टेलीग्राम को इंटरसेप्ट कर लेता है और जर्मनी के खिलाफ जंग करने की एक और वजह मिल जाती है उनको। और इसके साथ साथ अमेरिका के ब्रिटेन और फ्रांस के साथ इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर एलाइड पावर्स हार जाती तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो फिर ये होता है कि अमेरिका ने अपने फ्रेश ट्रूप्स, जिनको डो बॉयज कहा जाता था, और बहुत सारे रिसोर्सेज जंग में भेज दी। और फिर इसी तरह यूएस ने एलाइड पावर्स को एक नई ताकत और मॉरल सपोर्ट दी, जबकि जर्मनी की स्ट्रैटेजी कोलैप्स कर गई क्योंकि वो एक नए और ज्यादा पावरफुल दुश्मन का सामना कर रहे थे। इसी दौरान रशिया में एक रेवोल्यूशन आ रही थी। रशिया के अंदर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट ने वर्ल्ड वॉर 1 को डायरेक्टली अफेक्ट किया। रशियन रेवोल्यूशन ने सिर्फ रशिया को जंग से अलग नहीं किया, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल दिया। इस जंग के दौरान रशिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। लोगों के पास खाने को खाना नहीं था और फौज के पास रिसोर्सेज की कमी थी। रशिया के जार निकोलस II लोगों के इश्यूज हल करने में नाकाम रहे। और फिर एंट्री होती है बोल्शेविक्स की, जो कि एक सोशलिस्ट ग्रुप था। बोल्शेविक्स ने व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में मोनार्की के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में जार को फोर्सफुली एब्डिकेट कर दिया गया और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी जो कि बहुत ही वीक थी। और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन में लेनिन और बोल्शेविक्स ने पावर ले ली और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का आगाज किया। और फिर दोस्तों, बोल्शेविक्स ने डिसाइड किया कि वो जंग में ज्यादा देर नहीं रहेंगे क्योंकि उनका फोकस रशिया के डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पर था। तो फिर रशिया ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी टेरिटरी जैसे कि यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक्स जर्मनी को दे दी थी। और इससे जर्मनी को बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनकी ईस्टर्न फ्रंट पर जंग खत्म हो गई थी और वो अपनी फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट पर शिफ्ट कर सकते थे। और फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 का फाइनल फेज, जिसको कहते हैं 100 डेज ऑफेंसिव। 100 डेज ऑफेंसिव एलाइड पावर्स के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री बन गया। 1918 में जर्मनी ने एक बड़े अटैक की कोशिश की थी जो स्प्रिंग ऑफेंसिव कहलाता है, लेकिन ये अटैक फेल हो गया क्योंकि जर्मनी की फोर्सेस रिसोर्सेज और मोरल में कमी का सामना कर रही थी। और फिर एलाइड पावर्स ने इस मौके का फायदा उठाकर एक काउंटर अटैक प्लान किया, जिसको कहते हैं 100 डेज ऑफेंसिव। एलाइड फोर्सेस ने टैंक्स और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का यूज करके जर्मन लाइंस को तोड़ दिया। इस बैटल को ब्लैक डे ऑफ द जर्मन आर्मी भी कहा जाता है क्योंकि जर्मनी की मोरल इसमें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के डिफेंसिव सिस्टम, जिसको हिंडनबर्ग लाइन कहा जाता था, उसको भी तोड़ दिया। एलाइड ट्रूप्स जर्मनी के अंदर तक घुस गए और जर्मनी के एलाइज ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर ने भी हार मानना शुरू कर दिया था। इस ऑफेंसिव ने जर्मनी की फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद एक सीजफायर आर्मिस्टिस का ऐलान हुआ।
इसके बाद जंग खत्म हो गई और दुनिया के लिए एक नए दौर का आगाज हो गया। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जंग खत्म हुई और जर्मनी ने एलाइड पावर्स के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये जंग ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ फॉर्मली एंड हुई, जिसमें जर्मनी पर हार्श टर्म्स इम्पोज की गई। तो दोस्तों, जंग तो हो गई खत्म, लेकिन इसके असरात अभी रहने वाले थे। इस जंग के असरात सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि ये दुनिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स पर डीपली असर डाल गई। तकरीबन 2 करोड़ लोग इस जंग में मारे गए और काफी ज्यादा इंजर हुए। इसके साथ साथ यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई थी और ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर का भी खात्मा हो गया था और नई स्टेट्स इमर्ज हुई थी। और दोस्तों, जंग के खत्म होने के बाद पीस को इंश्योर करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनी। ये जंग सिर्फ एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, बल्कि दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स को रीडिफाइन करने वाला एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को विनर्स और लूजर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका असर सब पर बहुत खौफनाक हुआ था। यूरोप की इकोनॉमीज कोलैप्स हो गईं और एलाइड पावर्स के जीतने के बावजूद उनकी रीबिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए इम्पोज की गई रिस्ट्रिक्शंस एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बन गई और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर के फॉल ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिया, जहां नई नेशन स्टेट्स बनी। लेकिन ये नई बाउंड्रीज और नेशन स्टेट्स जैसे कि मिडिल ईस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गई, जो अभी तक अनरिजॉल्व। और इसके साथ साथ इस जंग ने कुछ एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस भी रेज किए, जैसे कि क्या ये जंग अवॉइड की जा सकती थी। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय क्या यूरोपियन पावर्स ने मिलिटरिज्म को तरजीह दी, और क्या हजारों सोल्जर्स की मौत और सिविलियंस की सफरिंग का रिजल्ट सिर्फ एक अनईजी पीस था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गया। और दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लेगेसी सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी, बल्कि आज तक की पॉलिटिक्स में उसका असर है। जर्मनी में हिटलर का आना और इटली में मोसोलिनी का आना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की डिससैटिस्फैक्शन और इंस्टेबिलिटी का नतीजा था। इसके साथ साथ इस जंग ने वॉरफेयर के रूल्स को भी बदल दिया और दुनिया को मॉडर्न मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ ले गया। और दोस्तों, यूएस की एंट्री ने एलाइड विक्ट्री में एक मेजर रोल प्ले किया और इस जंग के बाद अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर आया। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं थी, बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट थी। इस जंग ने अलायंसेस, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के फेलियर्स को दिखाया और दुनिया को दिखाया कि पावर स्ट्रगल्स और एग्रेशन के क्या डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ये जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पर भी लड़ी गई। इसका नतीजा एक अनईजी पीस था जो सिर्फ 2 डेकेड्स के अंदर एक और डिस्ट्रक्टिव वॉर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसका भी सबब बन गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 ने हमें ये लेसन दिया कि डिप्लोमेसी और पीसफुल नेगोशिएशंस को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पावर डायनामिक्स और अलायंसेस अगर बैलेंस ना हो तो वो वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बन सकती हैं। और इसके साथ साथ करोड़ों लोगों की जान लेने के बावजूद ये जंग ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ पेन और सफरिंग छोड़कर गई। इसकी वजह से दुनिया में लॉन्ग टर्म की पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई, जो आज भी देखने को मिलती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें ये समझाती है कि वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन, डिविजन और इंस्टेबिलिटी का जरिया है। अगर दुनिया को सस्टेनेबल पीस चाहिए तो कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज में डायलॉग और कोऑपरेशन को सेंट्रल रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक की हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा।